हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। ये इम्यूनिटी क्लास की कंटिन्यूएशन क्लास है। लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था वो था रिएक्शन ऑफ द इनेट इम्यूनिटी, जिसमें थोड़ा बहुत मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में ब्रीफ किया था। आज की क्लास में मैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम थोड़ा डिटेल में बताऊंगी और साथ ही साथ अडेप्टिव सिस्टम भी हम थोड़ा कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये एक ग्रुप है सॉल्युबल प्रोटीन्स एंड रिसेप्टर्स का जो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। इसका जो रोल है ये इनेट इम्यूनिटी में प्रोमिनेंट रोल होता है। इसके 3 तरह के पाथवे होते हैं एक्टिवेशन के, मतलब बेसिकली इसमें C1 to C9 करके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं और ये जो है ये किसी भी वजह पर ये ऑर्डर ऑफ एक कैस्केड रिएक्शन करते हुए एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, ये 3 पाथवे हैं, इनका एक्टिवेशन डिफरेंट वे से होता है। जैसे कि क्लासिकल पाथवे का एक्टिवेशन होता है जब C1 जो है वो एक्टिवेट हो। C1 भी एक तरह का कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो एक्टिवेट होगा जब IgM और IgD एंटीबॉडी किसी एंटीजन से अटैच होंगे और वो उसको स्टिमुलेट करेंगे। तो फाइनली जो रिएक्शन होंगी C2 C4 एक्टिवेट होते होते फाइनली हमें C3 का ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं वो A एंड B पार्ट में होते हैं। इनमें से एक पार्ट एक्टिव होता है, दूसरा पार्ट डिसॉल्व हो जाता है या दूसरे रोल में काम आता है। तो अब एक अपना हो गया क्लासिकल पाथवे। इसी की तरह एक लेक्टिन पाथवे है। उसमें क्या होगा, उसमें आपको मैंने पिछली बार बताया था एक ऑप्सोनिन टाइप का रोल करता है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। जो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन है ये जाके अटैच होगा मैनोज सैक्राइड। मैनोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्रेजेंट होता है माइक्रोब्स के ऊपर। उसको जाके अटैच होगा, अगेन C1 एक्टिवेट होगा और C2 C4 आगे फिर से, तो फिर C2 C4 आगे कैस्केड रिएक्शन करते करते सेम पाथवे जाएगा और फाइनली C3 एक्टिवेट होगा। तो हमारा मेन क्या है, C3। फाइनली C3 ब्रेकडाउन होगा, C3A C3B। सिमिलरली जो अपना थर्ड पाथवे है उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव पाथवे या प्रोपर्डिन पाथवे। उसमें क्या होता है, उसमें जो बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन्स या लाइपोपॉलीसेक्राइड्स इन्वॉल्व होते हैं और फाइनली वो क्या करते हैं, फैक्टर B और फैक्टर D के थ्रू कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन होते हैं जो आपको C3 का ब्रेकडाउन अगेन करवाते हैं। C3 ब्रेकडाउन होगा C3B एंड C3A में। सो फ्रेंड्स, हमने बता दिया था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 3 पाथवेज। और एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये हीट लेबाइल होता है। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो हीट लेबाइल होता है। और हीट लेबाइल मतलब क्या कि हीट जैसे ही 55 डिग्री से ज्यादा वो करते हैं ये सारे प्रोटीन्स इनएक्टिव हो जाते हैं और इसीलिए कई बार इन्फेक्शन रोकने का तरीका होता है आप हीट से स्टेरलाइज कर सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, तो हम 3 जो पाथवे बताए थे क्या है, क्लासिकल, ऑल्टरनेटिव, लेक्टिन। जो क्लासिकल एंड लेक्टिक फाइनली क्या करते हैं, C1 C2 एंड C4 के थ्रू जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप बहुत सारे कैल्शियम और ये सब भी चाहिए होते हैं जो आपने पढ़े होंगे फिजियोलॉजी में। अभी हम पैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो 3 पाथवे आपको याद रखते हैं, ये दोनों जो है C1 C2 C4 के थ्रू। और ऑल्टरनेटिव जो पाथवे फैक्टर B और फैक्टर D, और जो इसको स्टिमुलेट करने वाला है वो लाइपोपॉलीसेक्राइड या एंडोटॉक्सिन्स होता है जो माइक्रोबियल से निकलता है। ठीक है, फाइनली क्या हुआ कि C3 का ब्रेकडाउन हुआ। मैंने बताया था C3A एंड C3B में। C3B जो है ये बाइंड कर जाएगा, अपना माइक्रोब है, देखिए जो मैंने फ्लोरोसेंट कलर में बनाया है ये माइक्रोब है, इसमें C3B अटैच रह गया है। C3B को पहचानेगा, ये C3B जो है C3B का रिसेप्टर होगा फैगोसाइट्स के ऊपर, मैक्रोफेज या फैगोसाइट्स के ऊपर। वो उसको पहचानेगा, इसको इंटरनलाइज करेगा, अंदर डालेगा माइक्रोब को और फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो जाएगा, जो अगेन एक क्लास है वो हम दूसरी क्लास में कवर करेंगे। और एक और फॉर्म क्या है C3B का, C3A जो बना था C3A जाएगा और आगे की प्रोसेस में जो कैस्केड्स बनते हैं उसमें C5A एंड C5B प्रोड्यूस होते हैं। C3A C5A के साथ जाके इन्फ्लेमेशन कराएगा और रिक्रूटमेंट कराएगा एक्टिवेशन ल्यूकोसाइट्स थ्रू मीडिएटर्स। ओके, और जो C5B बनेगा, C5B आगे के जो सीक्वेंस में C6 से C9 प्रोटीन्स है इनके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, एक समझ लीजिए जो मेम्ब्रेन, समझ लीजिए मेम्ब्रेन है तो उसके थ्रू एंड थ्रू एक टनल बना लेता है, एक टनल बन जाएगा। उससे क्या आराम से जाके सारे एंजाइम जो भी मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें जाएंगे और उस सेल को खत्म कर देंगे, लाइस कर देंगे, लाइसिस ऑफ माइक्रोब्स। तो अंदर जाने के लिए इजी टनल बना देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम अडेप्टिव इम्यूनिटी कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो मैंने बताया था आपको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो थ्रू आउट द लाइफ हम या आफ्टर बर्थ हम लोग गेन करते हैं। क्या हो जाएगा इसमें, मेन आपको क्या रखना है याद, लिम्फोसाइट्स T एंड B लिम्फोसाइट्स और उनके प्रोडक्ट्स मतलब एंटीबॉडीज, इन सब का रोल होता है।
तो बी लिम्फोसाइट से ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, जिसमें क्या बी लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज के थ्रू। दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब डायरेक्टली सेल इन्वॉल्व होंगे, नॉट द एंटीबॉडीज। तो ये बी लिम्फोसाइट्स, ये टी लिम्फोसाइट्स। टी मतलब थाइमस डिराइव, बी मतलब बोनर डिराइव, वेरी इजी। अब एक और वर्ड आता है नाइव लिम्फोसाइट्स। क्या होते हैं नाइव लिम्फोसाइट्स? मैंने पहले भी अपनी क्लास में बताया है। नाइव लिम्फोसाइट्स लिम्फोमा की क्लास में आपको बताया था। ये इम्यूनोलॉजिकली इनएक्सपीरियंस सेल्स होते हैं। मतलब क्या है कि मैच्योर हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, रेडी है, इनमें सब कुछ है, रिसेप्टर्स भी हैं, सब कुछ है, बट अभी तक एंटीजन से मिले नहीं है। ये एंटीजन से मिले इनएक्सपीरियंस हैं, एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी इनको, ठीक है। तो एक्सपीरियंस क्या, अभी एक्टिवेट कैसे होंगे? एंटीजेंस आए, इनको रिकॉग्नाइज किया इन्होंने, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था इम्यूनिटी का मेन फंक्शन क्या है, इफेक्टर फंक्शन, अपना फंक्शन किया इन्होंने, काम किया, और वो उनका एक सबसेट रह गया जो मेमोरी सेल्स में बदल जाता है, दैट बिकम्स द मेमोरी सेल्स। तो सारे आपके देखिए इम्यूनिटी के फंक्शन जो में है यहाँ पे फिर से आ रहे हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले लिम्फोसाइट्स के बारे में टी एंड बी मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। लिम्फोसाइट्स डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी मतलब कि हमारी बॉडी में कुछ अराउंड 10 to the power 12 लिम्फोसाइट्स रहते हैं, ठीक है। वो अराउंड 10 to the power 7 to 10 to the power 9 तरह के एंटीजेंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं जनरली। मतलब पूरे सब स्पेसिफिक नहीं है, बट हैं। अब इनको जो है, अब कोई एक नया न्यू एंटीजन आया हमारी बॉडी में, अब उसके जो कुछ लिम्फोसाइट स्पेसिफिक वाले हैं, तो वो अभी कुछ फ्यू सेल्स हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो उनको पता है कि ये एंटीजन आया है, हमें एक्टिवेट होना है, मतलब हमसे मिलने आया है एंटीजन, लाइक दिस, मतलब ये फ्रेंड हमारा, ये जो भी है, उसको हमसे इंटरेक्ट करना है। तो वो वाला जो लिम्फोसाइट है वो स्टार्ट करेगा क्लोन बनाना अपना। क्लोन मतलब अकेले तो वो फाइट नहीं कर सकता उस एंटीजन से, तो वो क्लोनल सिलेक्शन, इसे कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। मतलब वो जो स्पेसिफिक लिम्फोसाइट है जो उस एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकता है, वो अपने क्लोन्स बनाएगा, दैट इज कॉल्ड क्लोनल सिलेक्शन। ओके, तो ये स्पेसिफिक ये तो हो गए, बट इसके बाद भी कई एंटीजन्स हैं जिनके पहले से रिसेप्टर्स नहीं होते लिम्फोसाइट्स पे। तो उनके लिए क्या होता है, हमारी बॉडी जब हमारे लिम्फोसाइट्स अपने अपनी साइट्स पे मैच्योर हो रहे होते हैं, जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में एंड बोन मैरो वाले पे बी लिम्फोसाइट्स, ये अपने जो जीन्स हैं, इनके जो जीन्स अगर लाइन में है, तो आप जैसे हाइब्रिड के बारे में जानते हैं, तो ये जीन्स आपस में रीअरेंज करेंगे। जैसे ये ए जीन ABCD है, D इधर आ जाएगा, A इधर जाएगा, ये रीअरेंजमेंट होगा। इस रीअरेंज में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इसकी वजह से कई तरह के एंटीजेंस को ये रिकॉग्नाइज करने लायक बहुत सारे लिम्फोसाइट्स बनेंगे। इसकी वजह से इतनी सारी डाइवर्सिटी हमारे जीनोम में आएगी, ठीक है। तो नॉर्मली भी जो टी लिम्फोसाइट्स है उनमें एक तरह के TCR टी सेल रिसेप्टर जीन होते हैं, और बी लिम्फोसाइट्स में IG जीन होता है जो इन तरह के स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। और यही जीन्स आगे हम किस तरह का लिम्फोमा है, ट्यूमर्स है, लिम्फोइड ट्यूमर्स, इसमें भी हम इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और कई बार हम बी और टी सेल्स इसी के बेसिस पे बता पाते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना जरूरी था। फ्रेंड्स, अब टी लिम्फोसाइट्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। टी लिम्फोसाइट्स होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है हेल्पर टी सेल्स, जो हम CD4 सेल्स जिनको बोलते हैं, वो भी होता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, इन्हें CD8 सेल्स बोलते हैं। और थर्ड है रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट्स। ओके, हेल्पर टी सेल्स का नाम से आपको कुछ पता लग रहा है। हेल्पर टी सेल्स क्या होते हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं बी लिम्फोसाइट्स के साथ में, और ये दोनों मिलकर एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करते हैं। मतलब पहले खुद भी स्टिमुलेट होंगे, बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट होंगे, और फाइनली ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कराएगा, और फैगोसाइट्स को भी ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं काम कर रहा, थोड़ा बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प भी कर रहा है। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली जाता है, इन्फेक्टेड सेल को मार देता है, अपना रिसेप्टर पहचानता है और उसको मार देता है। रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट्स मैंने आपको बताया था, इम्यून फंक्शन का रेगुलेशन क्या है, एक और फंक्शन क्या है, रेगुलेट करना, मतलब जो अपने सेल्फ वाले सेल से उनको नहीं मार रहा, उनको बचाना। तो इसीलिए इसको लिमिट करता है इम्यून रिस्पॉन्स। बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स मतलब एक फायर की तरह हो जाता है, वो फिर नहीं पहचानेगा। एक बार एक्टिवेट हो गया तो वो नॉर्मल सेल्स को भी हार्म कर सकता है, इसीलिए इसको लिमिट करने के लिए अपने रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। अब हम टी सेल रिसेप्टर, मैंने बताया था TCR टी सेल रिसेप्टर के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली हेटेरोडाइमर है, नॉट द होमोडाइमर। होमो मतलब
दोनों चेन एक जैसे से अल्फा अल्फा बीटा बीटा, दैट इज होमोडाइमर। तो हेट्रोडाइमर मतलब दो तरह की चेन। तो इसमें भी दो तरह के टाइप्स के टीसीआर होते हैं। जो मोस्ट कॉमन है, जो हमें याद ज्यादा रखना है, वो है 95% टी सेल रिसेप्टर अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। दूसरा है गामा डेल्टा, ये 5% है। तो जो कॉमन है, दैट इज कॉमन इज ऑलवेज कॉमन, तो आपको कॉमन चीज याद रखनी है। आप अगर एक बार इसका नाम ही याद रखें तब भी चल जाएगा। अब टीसीआर की अल्फा बीटा चेन होती है, इसीलिए इसको हेट्रोडाइमर कहते हैं, क्योंकि दो तरह की चेन हो गई, ठीक है। तो अल्फा बीटा, ये देखिए, ये है अपना टी सेल और ये है अपना एपीसी, ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो मैंने डायग्राम बना रखा है, ये है टी सेल, ठीक है। तो इसकी दो चेन है अल्फा बीटा। इसके अलावा ये इंटरेक्ट करेगी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल से। उसकी दो चेन होती है अल्फा बीटा, वो पेप्टाइड एंटीजन को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये एक डायरेक्ट रिएक्शन हो गया। अब जो ये चेन है ना, ये चेन की लेंथ जितनी भी होती है, मैक्सिमम लेंथ इसकी होती है आउट ऑफ द सेल। जो सेल में है वो है बहुत थोड़ी सी, तो इसका काम बनता नहीं, मतलब ये अटैच नहीं हो पाता। तो ये क्या करेगा, इसको कुछ और हेल्प चाहिए, कुछ और तरह के हेट्रोडाइमर्स की। तो उसमें क्या क्या आता है, इसमें आएगा CD3 जो ये 4 चेन है, ये CD3 है, और जीटा होमोडाइमर। तो टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड चेन है जो इसके अलावा इसके साथ काम करेंगे। ये नॉन कोवलेंटली इनसे अटैच होंगी, तभी काम बनेगा, क्योंकि इसको सपोर्ट चाहिए। इसका समझ लीजिए काफी एरिया जो है ये बाहर निकल गया है, नीचे जो बहुत छोटे से 2-3 अमीनो एसिड इसने साइटोप्लाज्म में है। ये टी सेल है अपना CD4 टी सेल। तो अभी जो चेन है इनका क्या नाम है, CD3 के 4 तरह के चेन है, ये 2-2 ग्रुप में है। इसमें एक चेन एप्सिलॉन कॉमन है, एप्सिलॉन गामा एंड डेल्टा, ठीक है। गामा डेल्टा, ये एप्सिलॉन गामा एंड एप्सिलॉन डेल्टा, ये 2 तरह के हेट्रोडाइमर हो गए। और तीसरा हो जाएगा जीटा के 2 चेन, जीटा। अब देखो, जीटा होमोडाइमर, टोटल कितने 6 पॉलीपेप्टाइड चेन अलॉन्ग विद अल्फा बीटा। इतना चेन इसको, ये पूरा जो हो जाएगा, ये टीसीआर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक को स्टिमुलेशन भी चाहिए। यहाँ पे जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में है CD80 या 86, ये स्टिमुलेट करेगा CD28, सिग्नल नंबर 2 है ये। तो ये और स्ट्रॉन्ग कर देगा पूरे स्टिमुलेशन को, ठीक है। तो ये आपका टीसीआर अल्फा बीटा के बारे में हो गया। एक और चीज, टीसीआर अल्फा बीटा की इंपॉर्टेंस क्या है, ये है एमएससी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जब तक कोई सेल एमएससी मॉलिक्यूल में पकड़ के पेप्टाइड इसको नहीं दिखाएगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब ये पेप्टाइड आया ना, इसके एमएससी जैसे आप क्लचर नहीं देखते, जैसे लड़कियां लगाती हैं बाल में क्लचर, वैसे इसको पकड़ के ये पेप्टाइड लेकर आया है, इसको दिखाया है, तो इसको इसने पहचाना, तो तभी ये एक्टिवेट होगा। लेकिन अब जो ये गामा डेल्टा वाला है 5, इसको कोई ये अगर आपको कहीं बाहर पड़ा होगा ना, वो प्रोटीन पेप्टाइड कुछ पड़ा, तो उसको भी ये पहचान के एक्टिवेट हो जाएगा। पर ये है बहुत मिनिमल, ये 5% ही रहता है। फ्रेंड्स, अब हम जो रिसेप्टर्स पढ़े, इसके अलावा आपको कैसे CD3 एंड जीटा प्रोटीन्स के अलावा टी सेल्स के पास 4 और रिसेप्टर्स होते हैं, CD4, CD8, CD28 एंड इंटेग्रिन्स, ठीक है। तो CD4 और CD8 जो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब अगर एक पे CD4 है तो नहीं, उस पे CD8 नहीं हो सकता, मतलब ये एक रहेंगे, या CD4 सेल्स रहेंगे, CD8 जैसे आपको पता है ये हेल्पर सेल है, साइटोटॉक्सिक सेल है। CD28 का रोल है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, जो आगे मैं और डिटेल बताऊंगी। इंटीग्रेंस जो होते हैं, इंटीग्रेंस नाम से पता लग रहा है इंटीग्रेट कर रहा है क्या, एपीसी और टी सेल के अटैचमेंट को और स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छे से, मतलब आराम से अच्छे से एडजस्ट अटैच हो जाए, उसके लिए होता है। तो अब ये CD4 और CD8 के जो परसेंटेज हैं 60% एंड 30% है, मतलब CD4 ज्यादा है और CD8 कम होता है। और जो दूसरे तरह के सेल्स होते हैं वो टी सेल नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, वो मैं आपको और बताऊंगी, ठीक है। तो फिर से क्लियर हो जाइए, अल्फा बीटा टी सेल्स के सबसेट होते हैं CD4 एंड CD8, मतलब वो जो आपने गामा डेल्टा देखा था उसमें भी नहीं, अल्फा बीटा टी सेल्स के ही 2 सबसेट होते हैं। और CD4 जो है वो एपीसी जब क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल जो लाएगा ना, उससे अटैच होगा, ठीक है, क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल। और CD8 जो होगा वो क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल से अटैच होगा। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इनका मल्टीप्लीकेशन 8 है दोनों साइड, मतलब 4 into 2 8 into 1, इसी तरह याद रखना है। CD4 will bind to the class 2, CD8 will bind to the class 1।
फ्रेंड्स, अब हम बी लिम्फोसाइट्स के रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे। मैंने बताया था आईजी जीन्स और रीअरेंजमेंट जो होता है बी लिम्फोसाइट्स का, वो आईजी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले अब बी लिम्फोसाइट आपको बता दिया है, एंटीबॉडीज है मीडिएटर्स ऑफ द ह्यूमरल ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो जो उनके जो सरफेस पे रिसेप्टर होते हैं वो कौन होते हैं? आईजीएम और आईजीडी। जैसे कि वहां पे अल्फा बीटा चेन थे ना अपने टी सेल रिसेप्टर पे, यहाँ पे मेन क्या हो जाएंगे? आईजीएम एंड आईजीडी। ठीक है, अभी देखिए आईजीएम आईजीडी जो है ये वाले, ये है आईजीएम, ये अपना आया एंटीजन है। अभी बी सेल की खास बात क्या है कि एक रिसेप्टर के उससे काम नहीं बनेगा, इनको आपस में एक दूसरे से इंटरमिंगल होना पड़ेगा, एक दूसरे से इनको पॉलीमर टाइप का बनाना पड़ेगा, एक दूसरे से मिक्स होना पड़ेगा। तो ये जब रिसेप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे तब जाके ये जो को रिसेप्टर है इनका, ये CD21 या CR2 जो होता है, CR2 क्या है? कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर टाइप 2, ये जो है ये भी एक्टिवेट होगा। अभी जो मैं इसको बता रही हूँ CD21, ये क्या है? ये जो है आप जो अपना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ था इन्हेट इम्यूनिटी की वजह से, उससे कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे अपने प्लाज्मा में, उसको ये पहचानेगा। तो एक तरह का सेकंड मतलब इन्हेट इम्यूनिटी थोड़ा सा कनेक्टेड है अडैप्टिव इम्यूनिटी से, तो वो इसको भी ये भी एक तरह का सिग्नल 2 की तरह काम करेगा। और सिग्नल 1 क्या है? ये जो आईजीएम के रिसेप्टर है, अब इसके साथ जैसे अपने पास वहां पे CD3 और जीटा का जो होमोडाइमर था, उसी तरह यहाँ पे आईजी अल्फा एंड आईजी बीटा है। आईजी अल्फा क्या दूसरा नाम क्या है? CD79A, और आईजी बीटा का दूसरा नाम है CD79B। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप। जनरली इम्यून सिस्टम में जो भी टाइप के रिसेप्टर्स होंगे सरफेस पे, CD जनरली उनका नाम होता ही है, तो इसका दूसरा नाम है ये। इसी तरह यहाँ पे CD21 है, CR2 है। कई चीजें मगअप करनी पड़ेंगी, बट ये है ऐसे टॉपिक्स, आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो है ये आपको ये सिग्नल 1 जो है ये पूरा कॉम्प्लेक्स, जैसे TCR था वैसे IgM या IgG, उसके साथ है IG अल्फा, IG बीटा, ये सारे एक तरह के पॉलीमर बनाएंगे। इसके बनने से ये कॉम्प्लीमेंट वाला जो रिसेप्टर ये भी ये पूरा एक्टिवेट होगा, और फाइनली सिग्नल जाएगा और जो डिजायर्ड एंटीबॉडी है वो सेक्रेट होगी। ठीक है, इसके अलावा और रिसेप्टर जो अपना CD40 एक और रिसेप्टर है, जैसे कि मैंने आपको वहां पे CD28 था जो एक्स्ट्रा जो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को वो कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था। यहाँ पे CD40 रिसेप्टर है जो कि आप जो टी हेल्पर सेल मैंने बताया था, टी हेल्पर सेल बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, उस जगह पे CD40 रिसेप्टर जो बी सेल पे होता है वो जाके CD40 लाइगैंड के साथ बाइंड करता है और ये स्टिमुलेशन लेता है। ठीक है, और जो ये अपना CD21 है, इसका एक और इम्पोर्टेंस है, ये जो रिसेप्टर है ये एप्स्टीन बार वायरस वाले इन्फेक्शन में एक रिसेप्टर की तरह काम करता है, उसको उसके द्वारा जो सिग्नल मिलते हैं वो ट्रांसलेट करता है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम इम्यूनिटी के कुछ पार्ट्स कवर किए। अभी इम्यूनिटी और बड़ा टॉपिक है और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कवर करूंगी। आप अपने ओपिनियंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, थोड़ा कुछ और आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो। और प्लीज अगर आपको चैनल में टॉपिक पसंद आया है, क्लास अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर करिए। बाय फ्रेंड्स।